हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक्स फॉर वेल्थ। आज सीए राजेंद्र सर हमारे साथ हैं। राजेंद्र सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार मैडम। राजेंद्र सर, एज यूजुअल क्वेश्चंस पे जाने से पहले अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं सर। मैं सभी दोस्तों का स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस शो जीएसटी मंत्रा में, और धन्यवाद देना चाहता हूं टैक्स फॉर वेल्थ का, जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं हर बार। और हम शुरुआत कर सकते हैं भारती में। सर, तुषान गर्ग जी का क्वेश्चन है। तुषान सर, मोस्ट वेलकम सर। उनका क्वेश्चन है दैट हाउ कैन वी अनब्लॉक जीएसटी इनपुट क्रेडिट blocked by department due to excess ITC claim as compared to 2A। देखिए तुषार जी, रूल 86 कैपिटल ए की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आपका क्रेडिट ब्लॉक हुआ है। उसमें 2A की वजह से क्रेडिट ब्लॉक होना नहीं चाहिए। आप देखिए रूल 86 में जब आप देखते हैं तो वहां पर फेक इनवॉइसेस का, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट की वजह से क्रेडिट जो है वो ब्लॉक होता है। अदरवाइज क्रेडिट ब्लॉक होने का ये बेसिस या लॉजिक नहीं है। डिपार्टमेंट अगर ये करता है, रूल 86 ए को अप्लाई करता है फॉर द पर्पस ऑफ non availability of credit in 2A, then it is unjust, then it is wrong, so you must represent accordingly। और आपको उसके हिसाब से जो है डिपार्टमेंट को बताना चाहिए रूल 86A की एप्लीकेशन, और ये बताना चाहिए कि इसकी वजह से आप मेरा क्रेडिट ब्लॉक नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप लीगली चलें या दूसरी बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ जिस हिसाब से आपको क्रेडिट ब्लॉक हुआ है, तो जब तक 2A में नहीं आएगा तब तक खोलेगा नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से रूल 86A की एप्लीकेशन ये हो ही नहीं सकती कि वो क्रेडिट आपका ब्लॉक कर दे। जी इला गर्ग जी का क्वेश्चन है। मैम, मोस्ट वेलकम सर। उनका है दैट इट्स बीन डन बाय डिपार्टमेंट इन वेरियस केसेस। हाँ ईला मैडम, आपका जो सवाल है वो डन बाय डिपार्टमेंट ऑन वेरियस प्लेसेस, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मैंने आपको ये बताया ना कि ये चीज हो नहीं सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल। आप रिप्रेजेंट करें, और शायद आपने मुझसे ये पहले भी बात शो में पूछी थी। Sir, moving to my next question. We export services. We are required to issue tax invoice or bill of supply. देखिए जी, जब आप एक्सपोर्ट इनवॉइस करते हैं तो आपको पहले तो कमर्शियल एक्सपोर्ट जब करते हैं तो पहले तो आपको कमर्शियल इनवॉइस चाहिए, और कमर्शियल इनवॉइस के बाद आपको चाहिए टैक्स इनवॉइस। तो दो इनवॉइसेस आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। कमर्शियल इनवॉइस इज फॉर द कस्टम पर्पसेस एंड टैक्स इनवॉइस इज फॉर द जीएसटी पर्पसेस। Sir, next question is that whether wrongly taken input tax credit can be reversed through GSTR 9. देखिए, रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आप जीएसटीआर 9 के थ्रू रिवर्स कर सकते हैं। आपको डीआरसी 03 के माध्यम से टैक्स को रिवर्स करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आंचल मनोज जी हमारे, मुनाज जी हमारे रतलाम से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आंचल जी। So moving to my next question. I am a doctor and running a nursing home for some legal case of nursing home. I have paid rupees 50,000 to an advocate. Do I need to take GST registration under reverse charge? देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप रिवर्स चार्ज में एडवोकेट को फीस दे रहे हैं 50,000 रुपए की, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 24 में। ये जो इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पर दो इंटरप्रिटेशन चलती है सेक्शन 22, 23, 24 की। 23 जो है वो
कहता है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। 24 कहता है कि आप 22 के बावजूद, मतलब आपका थ्रेशोल्ड भले ही 1 रुपया भी ना हो और अगर आपने रिवर्स चार्ज में पेमेंट कर दी तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। Now there are two viewpoints. One is that irrespective of the fact that you are exclusively providing exempt supply of goods or services, if you are supposed to pay tax and reverse charge, then you have to take compulsory registration. This is first point. Second point, legal interpretation to my humble understanding that 24 overrides 22. It does not override 23. So in that case, registration is not required. So it is up to you that you are willing to go into litigation, then don't take registration. If you are willing to take that chance, then don't take registration. If you are not willing to take that chance, then take registration and pay tax. In that case, डॉक्टर साहब, आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। So moving to next question. हाँ जी। We are getting our office constructed. If my contractor will install the AC, then I will not get the ITC. What if I myself purchase it, make it as fixed asset? Can I claim ITC over it? बहुत बढ़िया। अगर आप खुद से एसी परचेज करते हैं सर, तो आप उसको क्रेडिट ले सकते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको यहाँ कोई जवाब नहीं दे सकता। सर एक सीए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, दमनदीप सिंह सर, मोस्ट वेलकम सर। उनका क्वेश्चन है, वेयर टू शो टीसीएस व्हाइल जनरेटिंग ई इनवॉइस। दमन जी, ई इनवॉइसिंग जो है, आई थिंक दमन जी आप मुरादाबाद से हैं, आई थिंक इफ आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू करेक्टली सर, देयर आर टू concepts here. First of all, that TCS, that 2061H with effect from 1st October under Income Tax Act. Another is e-invoicing exceeding 500 crores. Now that e-invoicing, the application of e-invoicing is the generation of the unique invoice number. Now you have to, so far as TCS is concerned, because it is not a levy, it is not a tax, so the GST shall not be charged on the collection of TCS. Let's take an example, Daman. I am charging 100 rupees for goods and 18 rupees for GST. On that 100 rupees, 18 rupees is GST, 0.075 is the TCS. Now TCS shall not be added to 100 for charging of GST. First of all, let me clarify. Value of TCS, amount of TCS shall not be added to value for the purpose of calculation of GST. So far as e-invoicing is concerned, the value, whatever the value of the invoice is there, along with the tax thereon, has to be uploaded on the e-invoicing portal, and a unique invoice number has to be generated by the taxpayer. So in that case, the value of TCS shall not form part of value of invoice at all. Similar question is being asked for generation of e-way bill. You are an organization, taxpayer exceeding 500 crore business. You are compulsorily supposed to generate e-invoice. Generate e-invoice in your SAP, generate e-invoice in accounting package, and generate a separate unique invoice number. So while generating that unique invoice number, you are not supposed to put in the figure of TCS also. While generating the e-way bill,
E-way bill is for applicable for everyone exceeding 50,000 or the local limits wherever in the state you are. Here in Delhi it is 1 lakh rupees. In Haryana it is 50,000 rupees. So while generating the e-invoice or while generating the e-way bill also, you are not supposed to take into account the TCS portion. That's my reply to this. So next question, Lalit ji, most welcome, sir. So इनका question है that I am purchased from unregistered person. So can I pay RCM on that purchase, or can I pay tax on sale that item? Lalit ji, so far as RCM is concerned, with effect from 1st 17th 13th October 2017, the reverse charge on the unregistered suppliers on the registered recipient is being done away under 9 bracket 4. Now, if you are buying from unregistered person other than the notification 4/17 CTR like cotton, raw silk, or otherwise some products used vehicle from buying from the government, or otherwise some of the products goods are mentioned. Otherwise, when you are a registered recipient buying from an unregistered supplier, in case of goods, no RCM other than 4/17 CTR. In case of services, no RCM other than mentioned under 13/17 CTR. But if a particular good or service is under compulsory RCM under bracket 3, 9 bracket 3, then you have to pay under RCM and have to pay tax on outward supply also. Paying tax under RCM does not substitute the payment of tax on outward supply. जब मैं इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करता हूं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे नहीं करूंगा. आरसीएम में टैक्स पे करना does not dissolve you or absolve you from your responsibility to pay tax on your outward supply. As simple as that. So let's be very clear about it, my dear friends. Lalit ji. So moving to my next question. One group of company is selling machinery and raw material stock to other group company. Both companies are operating for same premises, which is registered place of both companies, and material is lying in common store. There is no physical movement of goods. What is e-way required in this regard while issuing tax invoice for sale of machinery and raw material stock? Both companies are operating from same premises, which is तो ये registered. क्वेश्चन अमित जी का है, मेरे मेल पर इनका ये क्वेश्चन आया था. नहीं, आपने मुझे मैसेज भी किया था मैम इनका सवाल. एक बारी मैं दोबारा वो पढ़ लेता हूँ. वन ग्रुप कंपनी सेलिंग मशीनरी एंड रॉ मटेरियल स्टॉक टू अदर ग्रुप कंपनी. Both companies are operating from same premises, which is registered place for both companies, and material lying in common store. Thus, there is no physical movement of goods. What is the e-way bill BC requirement in this regard while issuing tax invoice for sale of machinery and raw material stock? Sir, when the goods do not move, e-way bill is required for the movement of goods. When the goods are moved from one place to another within the same premises, if used the motorized conveyance, for example, you have a factory premises of 1000 acre and there are 2 stores in that 1000 acre, and goods are moved from one store to another within those 1000 acres, and motorized conveyance is used, e-way bill shall be required even if within the same premises, my dear friends. If you have a store demarcated place for one organization, demarcated place for another organization, then goods are moved from one part of the room to the other part of the room, no motorized conveyance, no conveyance is used, only hand pull or human labor is required. In that case, no e-way bill
is required because there is no movement of goods. Even if there is a movement of goods, but no motorized conveyance is used. Even that 1000 acre bullock cart is used to transport the material within that 1000 acre premises. No e-way bill required. So benchmark thumb rule for the generation of e-way bill is there should be movement of goods and it should be movement of goods through motorized conveyance. E-rickshaw is also a motorized conveyance. If you remember that bullet motorcycle of Viru and Jay and Viru in Sholay, मोटरसाइकिल के साथ में एक टू व्हीलर अटैचमेंट थी. Now that attachment moves with that motorcycle. If the goods are moved on that attachment of the motorcycle which is run without motorized conveyance, e-way bill shall not be required, but the registration number shall be of that bullet. So this is a little tricky situation, but I didn't want to confuse you. I just gave you for a lighter moment. But if it is moved, transported through motorized conveyance, e-way bill required. As simple as that. Even if within next door. So दमन जी का क्वेश्चन है दोबारा से. Sir, if we do not show TCS in e-invoice, then there will be difference between the invoice value mentioned in a e-invoice and we prepared as we are collecting TCS through invoice and not considered. I agree with you, Damanji, that there would be difference, but that shall not form part of value. That is also very much clear, if you ask me. As per section 15, any tax collected shall be forming part of value. But as per the clarification issued by CBDT, the TCS is not a tax but an interim levy. So it shall not form part of value of supply for charging GST, my dear friend. If there is a difference, keep a reconciliation, no point, no question, no problem. Sir, अमित जी का एक और क्वेश्चन था. What should be the value in e-way bill in case goods are sent or received back upon end of contract period on lease basis? On value of goods is much higher than leasing charges. देखिए, जो भी आप लीज गुड्स बेचते हैं उनका जो भी बुक वैल्यू है उसके ऊपर आपको ई-वे बिल बनाना है. डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो भी है आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन है. अब जैसे मोदी जिरोक्स होता था, वो जिरोक्स मशीन किराए पर ही होती थी. मशीन ऐसे ही रख जाते थे और जो भी उसका यूसेज चार्जेस होता था, कंजम्पशन फीस ली जाती थी. पेपर की, इंक की, मेंटेनेंस की, पर यूनिट मेंटेनेंस पर पेपर जो ले लिया जाता था कि आपने 1000 पेपर निकाला, 50 पैसे पर पेपर, 500 रुपए महीना. दैट इंक्लूड्स लीजिंग ऑल्सो. बट इफ यू आर चार्जिंग लीजिंग सेपरेट ऑल्सो, so in all these situations, for the movement of goods, e-way bill shall be generated on the book value of that machine which is lying in the books of the lesser. Books of the lesser. So moving to next question. I am dealing in exempted goods plus earning a rental income. Do I require to take GST registration? Sir, if you are earning rental income and exclusively dealing in exempt supply is exempt, no registration required as per section 23. But if you are earning rental income also, then the aggregate turnover shall be determined considering the exempt supply and the rental income. And if the exempt supply and the rental income exceeds 40 lakhs, then you have to charge GST on the rental income also. And if you have already taken registration, then even if your rental income is 5 lakh, your exempt supply is 20 lakh, total 25 lakh, still you have to charge GST on 5 lakh. I hope I am clear about it. The next question Sujit ji ka hai. Sir, most welcome. If GST number cancelled, how can I revoke it? सरकार साहब, आपका तो नाम ही सरकार है, तो
आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि आप खुद सरकार हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आपने एक बार ही नंबर कैंसिल करवा दिया तो वो नंबर आपको दोबारा नहीं मिल सकता, आपको फ्रेश नंबर लेना पड़ेगा। सिस्टम ऐसा है, पोर्टल ऐसा है, आपको वो नंबर दोबारा नहीं मिल सकता। वो आपका शटर हो गया डाउन, दोबारा कहीं और दूसरा नया शटर उठाइए, सेम ही रजिस्ट्रेशन, सेम एड्रेस पे, सेम प्रोपराइटर, सेम नाम, कोई समस्या, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन आएगा। कोई चारा नहीं है सरकार साहब। आप कुछ कर लें वो बात अलग है, हम कुछ नहीं कर सकते। सर ललित जी का क्वेश्चन है दैट आई हैव परचेज अ लैपटॉप फॉर माय फर्म, देन हाउ टू अवेल क्रेडिट, total credit in one time, or what part every year, or any other rule for tracking? Please give suggestion. सिंगला साहब, लैपटॉप परचेज किया है, क्रेडिट पूरा एक बार में ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, कोई नहीं रोकता आपको, कोई रोके मेरे से बात करा देना। इसके अलावा और कोई रूल मत सुनिए, कोई मत सोचिए। मैंने आपसे कह दिया, आपने 50,000 का लैपटॉप लिया, उसके ऊपर 10,000 रुपए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ले लीजिए, एडजस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए। Sir, we are not forming TCS as part of value for GST. We are adding after GST under and other charges and making it as part of invoice value. Sir, other charges है नहीं है, क्योंकि मेरी बात मानिए, आप अदर चार्जेस डालते ही इस पर जीएसटी लगाना पड़ जाएगा आपको। मैं अफसर रहूंगा, मैं आपका अदर चार्ज देख लूंगा पोर्टल पे, मैं कहूंगा भाई दमन जी इस अदर चार्ज पे जीएसटी दे दो, और आपके घर आ जाऊंगा। 500 करोड़ से ऊपर है धंधा आपका, और जिस दिन घर आऊंगा ये तो आप समझा दोगे, शायद और 2-4 बातें ना समझा पाओ। तो मेरे हिसाब से तो ये तरीका ठीक नहीं है। रिकंसिलेशन बनाइए ना, क्या समस्या है? that value is not part of my value, that particular amount, then why should I write it in other charges? If other charges as per section 15 subsection 2 clause b, it should be added to my value. Why don't you add into value and charge GST on that also? You do this, add TCS in the value, charge GST on it, चंटा खत्म, एकदम परमानेंट, रेस्ट इन पीस। सर बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट शो में कंटिन्यू करेंगे। सर क्वेश्चंस के अलावा आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज। मैं सभी दोस्तों को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और देखिए त्योहारों के दिन हैं, अभी परसों दशहरा हुआ है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली दीपावली, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि अब हमारा देश, हमारी दुनिया इस परेशानी से उभरे, बाहर आए, स्वस्थ रहें, हम सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, अच्छा काम करें, पढ़े लिखें, आगे बढ़े, हमारे बच्चों के स्कूल्स भी ओपन हो जाएं, मतलब ऑफ कोर्स विद इन द सेफ्टी गाइडलाइंस होने चाहिए, प्रॉपरली होने चाहिए, ये सब बातें। और मैं इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभ विचारों के साथ, शुभ मतलब एक तरह से दिल में मेरे ऐसी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारती जी का धन्यवाद, हिमांशु जी का, टैक्स फॉर वेल्थ का, और मेरी पूरी टीम का जो पीछे दिन रात लगी रहती है सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आप तक समान इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। धन्यवाद जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू माय व्यूअर्स। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें taxwealth@gmail.com पर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर। थैंक यू मैम।